नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि हम ऐसे न्यूज़ को कवर करते हैं और एनालाइज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इन 3 चीज़ों को ज़रूर अफ़ेक्ट करता है। तो जितने भी न्यूज़ क्राइम और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो आप नहीं पसंद जो काफ़ी सारे लोगों को जो नहीं अफ़ेक्ट करते उन्हें डायरेक्टली, आप उससे बच कर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है और आप और देखना चाहते हैं अपने फ़ीड में, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पे भी एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा बहुत और यहाँ से रीच ले पाएँ। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। देखिए, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमें अफ़ेक्ट करती है, हमारे खर्चे, हमारे जॉब, हमारे हर चीज़ को, ठीक है? इनकम को भी। तो अब क्या हुआ है, आरबीआई में नए गवर्नर आए हैं। इससे पहले थे हमारे गवर्नर शक्तिकांता दास, यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ इनका नाम, नहीं पता हो अगर। तो काफ़ी दिनों से स्पेकुलेशन चल रहा था, स्पेकुलेशन यहाँ पे किस बात को लेके चल रहा था कि कौन अगला गवर्नर बनने वाला है या क्या गवर्नर सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो अभी एकदम से खबर आई कि आरबीआई में अब हमारे पास एक नए गवर्नर हैं। और यहाँ पर संजय मल्होत्रा जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो अब बनेंगे 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ 3-year टर्म इफेक्टिव दिसंबर 11। तो 56 ईयर इनकी उम्र है और ये सक्सीड करेंगे शक्तिकांता दास जी को, जो ऑफिस को डमिट करने वाले हैं ट्यूसडे को आफ्टर सक्सेसफुली शील्डिंग कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। काफी सारे चैलेंजेस जो है इन्होंने अपने 6 ईयर टेन्योर में फेस किए एज आरबीआई गवर्नर एंड काफी सारी चीजें इन्होंने देखी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ संजय मल्होत्रा जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, एज गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए लोग गवर्नर बनते हैं आरबीआई में, ठीक है? तो ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और मल्होत्रा जो हैं ये सेंट्रल बैंक की कमान सँभालेंगे ऐसे समय पर जहाँ पे हमारी जीडीपी ओवरऑल ग्रोथ रेट 5.4% पर आ गई है, राइट? इंटरेस्ट रेट कट करने का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। खुद गवर्नमेंट के लोग मिनिस्टर्स ही बोल रहे हैं कि आरबीआई को ब्याज दर घटाने चाहिए। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रोजेक्शंस भी 7.2% थे जीडीपी के, तो आरबीआई ने कट करके 6.6 कर दिए यहाँ पे। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जीडीपी डेटा लो पे पहुँच गया, इन्फ्लेशन अभी 6.2% का हमने रिकॉर्ड किया था। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वेजिटेबल के दाम्स और जो खरीफ हार्वेस्ट अराइवल्स हैं और एडवर्स वेदर इवेंट्स हैं और राइजिंग इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस हैं, ये बहुत बड़े-बड़े अपसाइड रिस्क है हमारे लिए आगे के लिए, जो अगला 1 साल और 2 साल होने वाला है स्पेसिफिकली। तो प्रोजेक्शन ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो महँगाई दर है हमारा, वो 4.8% हो जाएगा और ये होगा इंक्रीज़ ऑफ 30 बेसिस पॉइंट प्रीवियस प्रोजेक्शन से। तो पुरानी जो प्रोजेक्शंस थी, एस्टिमेट्स थी, वहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेंगे ना, आरबीआई के लिए क्या-क्या चैलेंज है और कंट्री के लिए क्या-क्या रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है जैसे कि ट्रेड को लेकर के, डोमेस्टिक करेंसी को लेकर के, ये बड़े-बड़े कंसर्न्स हैं सेंट्रल बैंक के लिए। तो ये देखिए, आरबीआई की ड्यूटी से एक बार ज़रूर पढ़िएगा आप। कई बार हम लोग आरबीआई को ब्लेम कर देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिमिटेड है और फिक्स्ड है, ठीक है? तो ये ज़रूर पता होना ज़रूरी है। तो 2 लाइनों में अगर कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है तो मैं ज़रूर पिन करूँगा उस कमेंट को जिनका सबसे बेस्ट आंसर होगा कि आरबीआई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या इस समय? एंड अगर आप देखेंगे तो जो रुपया है वो भी नया लो जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा डिसअपॉइंटिंग आया जिसकी वज़ह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी शेयर बाज़ार में सेलिंग कर रहे थे इंडिया के, जिसकी वज़ह से हमें रुपया और कमज़ोर होता हुआ नज़र आया। तो ये आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के हैं, राजस्थान कैडर से बिलॉन्ग करते हैं एंड कंप्यूटर साइंस में आईआईटी कानपुर से इनके पास डिग्री है एंड मास्टर्स है पब्लिक पॉलिसी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से। तो इससे पहले जब ये रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे, मल्होत्रा ने सर्व किया है, मल्होत्रा जी ने एज अ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से आरबीआई की नई पॉलिसीज आती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, रूमर्स ये भी कह रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आरबीआई ना रेट कट्स जल्दी से शुरू करे। बड़ा लंबा चल रहा है ये मामला रेट कट्स का। हमारे लोन सस्ते हो जाए, हम भी खुश हो जाएंगे, राइट? एंड ये सब्जियों के दाम को रेट कट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहा था अभी तक काफ़ी सारे लोगों का, लेकिन आरबीआई एग्री नहीं करती। आरबीआई कहती है कि देखिए, सब्जियों के दाम वगैरह अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, मैंने पहले भी बताया आपको।
तो ये अभी तक की स्टोरी है। तो मैंने एक छोटा-सा नरेशन दे दिया कि अभी तक क्या चल रहा था, जो लोग अभी देखना शुरू कर रहे हैं कि अगर सब्ज़ी के दाम भी बढ़ते रहे इस तरीके से, तो इसका जो इफ़ेक्ट है ये हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो जो हम प्रेडिक्ट ना कर पाएँ और दूसरी चीज़ों पे आ जाए और हेडलाइन इन्फ्लेशन के डेटा पर भी आ जाए। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और सरकार का प्रेशर रहेगा कि जल्द से जल्द ब्याज दर घटे। फार्मा कंपनीज अनफेज्ड बाय यूएस डेवलपमेंट्स। ये बात हो रही है हमारे देश के फार्मा कंपनीज के बारे में, इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्रीज। और अनफेज्ड का मतलब क्या होता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अनअफेक्टेड। ठीक है, तो यही अनफेज्ड है बाय यूएस डेवलपमेंट्स। क्या डेवलपमेंट्स हैं यूएस में, एक बार देखते हैं। काफ़ी सारे लोग, मैं बता दूँ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ़ार्मा एक तो वैसे भी हम सबको अफ़ेक्ट करता है, राइट? दवाइयों के दाम आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाले, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग हैं, आप अगर म्यूचुअल फंड या कैसे भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ़ार्मा इंडस्ट्री में तो पैसा लग रहा होगा, इम्पॉसिबल है कि फ़ार्मा इंडस्ट्री में आपका पैसा ना लगा हो। और इस साल इंडिया में इतना पैसा कमाया लोगों ने फ़ार्मा इंडस्ट्री से, आप फ़ार्मा स्टॉक्स देखिए। बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफ़ॉर्मेंस दी है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है अभी तक की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनके बारे इस इंडस्ट्री को भी समझें। अब इंडियन फ़ार्मा इंडस्ट्री में चल क्या रहा है अगर आपसे कोई पूछे, तो सबसे पहले तो फ़ार्मा इंडस्ट्री ना कुछ ज़्यादा डरी हुई नहीं है किसी बेनिफिट से फॉर चाइनीज़ बायोटेक फर्म्स फॉलोइंग एक्सक्लूजन ऑफ बायोसिक्योर एक्ट एमिंग एट ब्लैकलिस्टिंग देम फ्रॉम की यूएस डिफेंस बिल बजट। अब यूएस की बात चल रही है यहाँ पे और मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, तो चाइना के ऊपर ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगने की बात चल रही है, राइट? तो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इससे बिल्कुल भी डरी हुई नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर भी आएगा। डोमेस्टिक फार्मा प्लेयर्स जो हैं, ये बेट कर रहे हैं इस एक्ट पर, जिसमें ये ब्लैकलिस्ट करेगा यूएस चाइनीज़ फर्म्स को, जो बायोसिक्योर एक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैकलिस्ट होंगी 5 चाइनीज़ बायोटेक फर्म्स फ्रॉम फेडरली फंडेड रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड ये अपॉर्च्युनिटी है, देखिए किसी की प्रॉब्लम, किसी की अपॉर्च्युनिटी। तो इंडियन फार्मा सेक्टर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खुश है और इस पे बेट कर रहा है। जो डिफेंस बिल है, ये बायोस्फीयर एक्ट को ओवरराइड नहीं करता, दोनों एक्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक-दूसरे से। लेकिन इनका कहना है कि ये कोई एंटिसिपेट करना मतलब एक्सपेक्ट करना, कोई भी एडवर्स मतलब खराब इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री पर। तो जो बायोस्फीयर एक्ट है ना, ये पास किया गया बाय यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन सितंबर। और जो बेनिफिट्स हैं इंडियन ड्रग मेकर्स के, वो एक्सक्लूड करते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को फ्रॉम यूएस बायोटेक टिप्स सप्लाई चेन। तो काफ़ी यहाँ पे क्या है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए, जो अभी काफ़ी छोटा है कंपैरिज़न में, लेकिन यूएस में बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। एज़ अ रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो इंडियन सीडीएमओज़ जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइज़ेशंस एंड सीआरओज़, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन, दे वर पॉइज्ड टू गेन मार्केट शेयर इन यूएस। करंटली अगर आप बात करें चाइनीज़ सीडीएमओ को, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइज़ेशंस जो होते हैं, इन्हें सीडीएमओ बोला जाता है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट पर ये डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सीआरओ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन हो गया, जिनका स्पेसिफिकली रिसर्च का काम होता है। तो सीडीएमओ इंडस्ट्री जो चाइनीज़ है, वो 8% ग्लोबल मार्केट शेयर जो है कमांड करती है इस टाइम पे, जहाँ इंडिया सिर्फ 2.7% पे है। तो इस एक्ट की वजह से डोमेस्टिक कंपनीज़ इंडिया की जो हैं, इन्हें काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाला है कि चाइना को ये यहाँ पे हर्ट करें, चाइना के मार्केट शेयर को। जो डिफेंस लेजिस्लेशन आया है यूएस में, इसने कहा नहीं है कि ये एक्सक्लूड करेगा चाइनीज़ फर्म्स को, लेकिन ये कुछ भी बायोसिक्योर एक्ट जो है, बायोसिक्योर एक्ट पर कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं कर रहा है। और यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो चाइना को चले भी जाते हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत लिमिटेड होगी पहले से एज़ कंपैरिज़न टू द ओवरऑल मार्केट। तो बायोसिक्योर एक्ट यहाँ पे लेफ्ट आउट था एनुअल यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइज़ेशन बिल से। जो ये बिल यहाँ पे पास होना था, हटा दिया गया था इसे, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइनीज़ बायोटेक कंपनीज़ को के जान में जान आई, ठीक है? लेकिन अगर आप चाइनीज़ एक्सक्लूजन को भी देखें, तो इंडियन फर्म्स को फिर भी कम्पीट करना होगा आयरलैंड और सिंगापुर के फर्म से, बट मुझे नहीं लगता है कि सिंगापुर एंड आयरलैंड की फर्म्स इतनी बड़ी चैलेंज होगी, जितनी बड़ी चैलेंज चाइनीज़ फर्म्स रही हैं इंडियन फर्म्स के लिए। एम आई राइट? इतना ज़्यादा बड़ा थ्रेट ये पोज़ नहीं कर सकते, जितना चाइना करता है किसी भी, मैं कहूँगा, कंट्री के इंडस्ट्रीज़ को। तो यहाँ पे आगे तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, स्पेसिफिकली वो कंपनीज जो यूएस में प्रेजेंस है, जिनकी जो यूएस में एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और रिसर्च करती हैं, बहुत बढ़िया बेनिफिट इन्हें मिल सकता है यहाँ पे, बहुत एज मिल सकती है यहाँ पे। तो ज़रूर इन्हें मैं वॉच करता रहूँगा। कार सेल्स skid 14% इन नवंबर ऑन सबड्यूड वेडिंग सीजन। अब यूजुअली क्या देखा है हमने
कि ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स होते हैं ना हमारे कैलेंडर ईयर के स्पेसिफिकली, बहुत ही बढ़िया कार और गाड़ियों की सेल रहती है कि सबसे पहले तो दशहरा, दिवाली और फिर इसके बाद तुरंत शादियों का सीज़न। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है ना, यहाँ पे 14% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रहा है नवंबर के महीने में, जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम रहा है एंड ये तब हो रहा है जब वेडिंग रिलेटेड सेल्स ना ये सबड्यूड है फॉलोइंग अ ब्लॉकबस्टर अक्टूबर। तो यहाँ पे अक्टूबर में हाईएस्ट एवर कार सेल्स थी फेस्टिवल सीजन की वजह से। हमने देखा कि बहुत बढ़िया रिकवरी आई अक्टूबर में और हम डिस्कस भी कर रहे थे क्योंकि सितंबर में इस बार दशहरा नहीं था, दशहरा था अक्टूबर में और दिवाली भी अक्टूबर में। तो हमारे फैमिलीज़ में हमने देखा है कई लोग पोस्टपोन करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हम दिवाली या दशहरा पे लेंगे। तो करीब 4.8 मिलियन वेडिंग्स जो हैं वो लाइन्ड अप हैं अक्रॉस इंडिया नवंबर में और दिसंबर में एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि बहुत बढ़िया टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ रहेगी सेल्स की। ऑन द अदर हैंड अगर टू व्हीलर की सेल्स की बात करें तो हाईएस्ट नंबर था यहाँ पे अगर करीब-करीब ग्रोथ आप देखते हैं तो यहाँ पे 16% का सॉरी आई थिंक कुछ ग्लिच है ये। 16% का आपको यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए कि 2.6 मिलियन हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड था ये सेल्स का, लेकिन इंडस्ट्री ने क्लेम किया कि ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। ट्रैक्टर सेल्स में बढ़िया जंप आया, 29.88% ईयर ऑन ईयर जंप है ये। रूरल डिमांड तो बढ़िया है। मतलब इंडिया में इस टाइम पे ना अर्बन डिमांड प्रॉब्लम है। अर्बन मतलब शहरों में लोग पैसे जो कम खर्च कर रहे हैं, ये समस्या है हमारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के लिए। क्योंकि रूरल डिमांड तो बढ़िया है, ट्रैक्टर सेल्स देखो, आप टू व्हीलर सेल्स देखो, जो रूरल पे डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस वक़्त हमें। प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो रही है अर्बन डिमांड के जो अर्बन डिमांड को लेकर के है। तो थ्री व्हीलर जो है यहाँ पे भी 4.25% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ईजिंग इन इन्वेंटरी पाइलअप। डीलर्स डीलर्स बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि यार आप हमें कार्स भेजे जा रहे हो, हमारी इन्वेंटरी फुल हो गई है, कार्स बिक नहीं रही है इतनी तेज़ी से। तो यहाँ पे डीलर्स को थोड़ा रिलीफ मिला और इन्वेंटरी लेवल्स जो है ना पैसेंजर व्हीकल्स में ये रिड्यूस होकर हो चुके हैं करीब-करीब 10 दिन। बट अभी भी काफ़ी ऊपर है 65 टू 68 डेज़। फाडा ने अर्ज किया है ओईएम्स को, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज़ हैं, कि आप जो है ना थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करो इन्वेंटरी को। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कार्स बना दी, मैन्युफैक्चर कर दी और मार्केट में डंप कर दिया है। डीलर लोग जो हैं ये बेचारे परेशान हैं, कितना ये कार स्टोर करके रखेंगे? और ऑफ कोर्स रिस्क भी है इतना सारा स्टोर करने में, करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ के कार्स को अगर आप स्टोर करते हो। तो नवंबर जो है वो इनिशियली एक्सपेक्टेड था कि ये बिल्ड करेगा अपने प्रायर मोमेंटम पे, पर्टिकुलरली ड्यू टू मैरिज सीज़न। डीलर फीडबैक सजेस्ट ये कर रहा है, जो डीलर हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सेक्टर है ये सेगमेंट है ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से। रूरल मार्केट में सपोर्ट है, स्पेसिफिकली टू व्हीलर कैटेगरी में, क्योंकि मैरिज रिलेटेड सेल्स जो है अभी भी सबड्यूड है। जो लेट अकरेंस हुई दिवाली की एट द एंड ऑफ अक्टूबर, इसके वजह से स्पिलओवर फेस्टिव रजिस्ट्रेशंस आए नवंबर में एंड जो मंथ की सेल्स ट्रैजेक्टरी थी ये भी इससे काफ़ी अफेक्ट हुई। अगर सिक्वेंशियली देखेंगे ना आप, तो पैसेंजर व्हीकल सेल्स 33.37 डिक्लाइन हुआ है। डीलर ने कहा कि वीक मार्केट सेंटीमेंट है, लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी है, नए लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, फेस्टिवल डिमांड अक्टूबर में शिफ्ट हो गया। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमें काफ़ी जो ट्रैजेक्टरी है अब पहले से अलग नज़र आ रही है। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी देखा जा रहा है कि कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं है। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनका ओवरऑल ग्रोथ 2% रहा है, बाकी टोयोटा किर्लोस्कर का 13% रहा है, लेकिन जितने भी दूसरे अदर प्लेयर्स हैं ना, इनकी टॉप 5 इनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है, सिर्फ़ 2 कंपनीज़ को छोड़ कर के। मारुति जो है मार्केट लीडर है यहाँ पे, इनकी सेल्स 16% कम हुई है, hyundai मोटर की 14% कम हुई है, टाटा मोटर्स की 23% कम सेल्स हुई है। तो आप इनके ज़रा स्टॉक प्राइस चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि महिंद्रा के स्टॉक प्राइस कहाँ पर है, टाटा मोटर्स का स्टॉक प्राइस कहाँ पर है, hyundai का कहाँ पर है और मारुति का क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है सेल्स के डेटा को लेकर के। आता हूँ मैं एक अगले एडिटोरियल आर्टिकल पे, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया। ये एडिटोरियल बात कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की और इंडिया की। तो ग्लोबलाइजेशन मैं कहूँगा ना एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। कुछ कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है, कुछ कंट्रीज़ को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे ये बड़ा ज़रूरी है कि मतलब हम एक बार समझें कि एज़ अ कंट्री इंडिया यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, इंडिया क्या इसका फ़ायदा उठा सकता है, क्या-क्या हमें क्वालिटीज़ चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, कॉम्प्लेक्स है मतलब इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड जो ग्रोथ है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की अक्रॉस कॉन्टिनेंट, ये इसके बारे में बात करता है रादर देन जस्ट रीजन्स विद इन स्टेट्स। तो इंटरडिपेंडेंस मतलब आप डिपेंडेंट हो मेरे लिए मेरे पास रॉ मटेरियल्स के लिए, मैं डिपेंडेंट हूँ आपसे कैपिटल के लिए, किसी और से मैं डिपेंडेंट हूँ सेल्स के लिए।
ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इस टाइम पे इस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो जो फर्दर इंटरनेट फैसिलिटेटेड इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन है, तो इससे क्या हुआ, जो इंटरनेट फैसिलिटेटेड इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन हो गया, आप कहीं भी किसी को तुरंत पैसे भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये भी जो है ये एक ग्लोबलाइजेशन का ही फिनोमिनन है। तो ग्लोबलाइजेशन ने सर्वाइव किए हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, वर्ल्ड वाइड कोविड-19 हेल्थ इमरजेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसकी वजह से ग्लोबल कैपिटल फ्लो काफ़ी बढ़ा है। मतलब पैसा एक देश से दूसरे देश काफ़ी तेज़ी से गया है, काफ़ी बड़े अमाउंट्स में गया है। ग्लोबल ट्रेड अगर देखें गुड्स एंड सर्विसेज़ में, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक आया है पैंडेमिक के बाद, ऑल्दो रिकवरी अनइक्वल है। मतलब कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनइक्वल है अक्रॉस एरियाज़, मतलब कुछ एरियाज़ नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल ग्रो, और कुछ पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन सर्वाइव करेगा डोनाल्ड ट्रम्प का 2.0 भी, जो इनके मर्केंटलिस्ट थ्रेड्स हैं, लेकिन ये चैलेंजेस भी फेस करता है, राइट? तो काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं ग्लोबलाइजेशन को डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, लेकिन 4 साल का उनका टर्म होना है, लोग ये मानते हैं। तो हम जो है ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये सर्वाइव कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चैलेंजेस हमें और भी जगहों से मिलते हैं, जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपसेट ट्रिगर्ड बाय रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर की जहाँ बात होती है। सेंचुरीज़ जो है इश्यूड एज़ वेरिड एज़ वॉर, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये लेयर्स ऐड करते जा रहा है ग्लोबल कनेक्शंस पे। एंड एक कंट्री में नहीं हुआ है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में। चाइनीज़ एंड इंडियन टी स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, ये यूरोप में आए थे मतलब मैं कहूँगा सेंचुरीज़ अगो, राइट? जब इंडिया से स्पाइसेस, टी और चाइना से ये सारी चीज़ें यूरोप जाती थी, जब ग्लोबलाइज़ेशन वर्ड भी नहीं आया था तब। और अनदर पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्ट्रेस किया कि पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं, उनका एक ग्लोबल रोल है, जो उन्हें प्ले करना होगा, एंड दे हैड नो इंटेंशन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड और पास्ड बाय, लेड बाय द नोज़ ऑफ मोर पावरफुल कंट्रीज। तो इंडियन इंडिपेंडेंस देखिए और नॉन अलाइनमेंट था, इसका मतलब ये था कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व नहीं करेंगे, राइट? एंड जिन्होंने स्ट्रक किया कोर ऑफ ब्रिटेन ग्लोबल मिलिट्री पावर को मिड 20th सेंचुरी में, एंड इन 21st सेंचुरी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जो हैं, वो कौन सी कंट्रीज हैं? ये वही कंट्रीज हैं जो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थी या फिर फ्रेंच कॉलोनीज थी। तो अब कुछ ऐसी फॉर्मर वेस्टर्न कॉलोनीज हैं जिन्हें पॉलिटिकल चॉइसेस अपनी खुद से लेनी है, जो मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में। तो मिलिट्री और इकोनॉमिक राइवलरी जो है ना, वो ग्लोबल एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए सही नहीं है। जो राइवलरीज है बिटवीन यूएस एंड चाइना या इंडिया और चाइना, इससे इनके इकोनॉमिक लिंकेज खत्म नहीं होंगे, उल्टे और बढ़ रहे हैं। देखिए चाइना से हम जितना ज्यादा compete करने की कोशिश करते हैं ना, हमारा ट्रेड उनसे और ज्यादा बढ़ जाता है, इंटरडिपेंडेंस और चीजें बढ़ जाती हैं। तो एनालॉजी ड्रॉ हो सकता है जर्मनी और जापान से, जो यूएस के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स थे अर्ली 20th सेंचुरी में, एंड इन्होंने लड़ाई की यूएस से इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये एलाइज बने आफ्टर 1945, क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। और जब से इन्वेड किया गया यूक्रेन को 2022 में, रशिया ने कंटिन्यूअली थ्रेट किया है थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड इवन न्यूक्लियर स्ट्राइक्स। लेकिन रशिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना, वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी एंड ग्रेट पावर 21st सेंचुरी में, वो प्रेफर करेगा इंटरनेशनल पीस, जो बहुत ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन के लिए, ताकि वो अपने इकोनॉमिक क्लाउड को बढ़ा सके। तो पैसा यहाँ पे चीज़ें डिसाइड कर रहा है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली इस एरा में और ज़्यादा, और कंट्रीज़ को और अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई जो जो भी ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंट्री का, इवेंचुअली दे वांट टू मेक एज़ एक्सपैंड देयर इकोनॉमिक क्लाउड, जितना हो सके इकोनॉमिक एक्सपेंशन एक उनका गोल है। तो अथॉरिटेरियन चाइनाज़ इकोनॉमिक राइज़ जो है, ये एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ क्या कर रही हैं? ये रिड्यूस कर रही हैं कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं है, और ये तो भाई अथॉरिटेरियन है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेड है ना इनके बीच और चाइना के बीच, अगर आप देखेंगे इंडिया चाइना के बीच, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ऐसा तो ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रेडिंग और ज़्यादा पहले से एक-दूसरे से बढ़ते जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कंटीन्यूअस स्प्रेडिंग है। चाइना का जो शेयर है यूएस इंपोर्ट्स में, वो ड्रॉप होकर हो चुका है 21% टू 17% 2018 से 22 में। यूएस इंपोर्ट्स वियतनाम, बांग्लादेश और थाईलैंड से 80% से भी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। जो सेक्शन है इंडिया की इकोनॉमी की, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करती है ग्लोबलाइजेशन से, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट? इंडिया की ट्रेल ब्लेजिंग सॉफ्टवेयर सिटी बैंगलोर एक सिनोनिम बन गई है फॉरेन जॉब्स के लिए, लॉस टू आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन जो है इन्होंने एनकरेज किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऑल्दो ये कभी उस हाइट्स तक नहीं पहुंच पाया ऑफ एफडीआई इन चाइना, लेकिन अगर आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली एफडीआई जो इंडिया में आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये
घटा है पहले से। जो नेट फ्लोज़ हैं 3.6% थे 2008 में, अब ये 2.4% है जीडीपी के 2020 में एंड 1.4% है 2021 में। ऑल्दो ट्रेंड अभी चेंज हुआ है एंड हमें रिकवरी नज़र आ रही है, लेकिन 2023 में सिर्फ 0.8% ऑफ जीडीपी था। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्लोबलाइज़ेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होता हुआ हमें नज़र आया है। यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए जबकि। तो इंडिया जो है इट डज़ नीड टू मार्केट इट्स बिज़नेस एनवायरनमेंट। हमें ज़रूरत है कि हम मार्केटिंग करें हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट की। नेगेटिव चीज़ें तो बहुत है इंडिया के बारे में बाहर जो लोग जानते हैं, लेकिन पॉज़िटिव चीज़ें भी मार्केट करनी पड़ेंगी। यूएस और बाकी जगहें भी इतनी परफेक्ट नहीं है, आप वियतनाम भी जाइए इतनी परफेक्ट नहीं है कि वहाँ सब कुछ बहुत ईज़ी है और वहाँ जाके बस आप एकदम बिज़नेस कर लेंगे। तो वैसे ही इंडिया में भी हर चीज़ बहुत नेगेटिव नहीं है एंड पॉज़िटिव साइड्स भी हैं बिज़नेस करने के, जो हमें मार्केट करना होगा खुद एज़ अ प्रोडक्ट। तो जो रीसेंट डिटेरियोरेशन हुआ है पॉलिटिकल रिलेशंस का, मतलब जो पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हुए हैं चाइना के, यूरोप के, यूएस के, सब लोग चाहते हैं कि हाँ यार कोई बढ़िया दूसरी कंट्री मिले चाइना जैसी, जहाँ ढेर सारा सस्ता लेबर हो, बढ़िया पॉलिसीज़ हो, राइट? जहाँ ऑलरेडी कंज्यूमर्स भी हो हमारे प्रोडक्ट्स के और सप्लाई चेन भी हो। तो यहाँ पे दे वर होपिंग कि वो शिफ्ट करेंगे कहाँ टू इंडिया, लेकिन इंडिया ने फेल किया है टू टेक सफिशिएंट एडवांटेज कि ये इसका पूरा फायदा उठा पाए जो चाइना के रिलेटिव इकोनॉमिक सज्जनिश है। इंडिया इंटेंट तो कर रहा है कि अचीव करे आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, कि हम रिड्यूस करें इंपोर्ट्स को, राइट, एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करें, एक ग्लोबल पावर बने, मेक इन इंडिया को लेकर आए, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आइडिया क्रिएट करता है कि इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है। हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हमें इंपोर्ट्स को कम करना है। इंपोर्ट्स तो इवेंचुअली और बढ़ेंगे अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आप इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करेंगे। हमें ट्रेड बढ़ाना है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, दैट्स इट। आप इंपोर्ट्स को भूल जाइए, मैं ये कहूँगा। जो इंडिया की ओल्ड प्रॉब्लम्स है एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट के, वो उसे कहीं न कहीं रोकते हैं ग्लोबलाइज़्ड प्लेयर बनने से। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है, आप कमेंट सेक्शन में भी चाहे तो अपना ओपिनियन आप डाल सकते हैं। साउथ कोरिया को देखिए, कंट्री के पास क्या रिसोर्सेज़ हैं, जापान के पास क्या रिसोर्सेज़ हैं, सिंगापुर के पास क्या रिसोर्सेज़ हैं। सिर्फ़ लोग, जो इनका ह्यूमन कैपिटल था, इन्होंने ना लोगों पे इन्वेस्ट किया आपने बड़ी ईमानदारी से और बड़े अच्छे से। एंड उसके बाद वहाँ कंपनीज़ आईं, कंपनीज़ को बहुत अच्छे लोग मिले काम करने के लिए, स्किल्ड लेबर मिला। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स कितनी बना दें, और हमारे पास 100 करोड़ लोग भी हैं जो काम करने को तैयार हैं, अगर जब तक हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, लोगों को स्किल्स नहीं देंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि हम प्रॉपर्ली एफडीआई उस लेवल का ला पाएँगे जो हम लाना चाहते हैं। तो ये एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है, ये हमें कहीं न कहीं बहुत पीछे लेकर चली जाती है। इंडिया सिंपली अभी इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है। लेबर पार्टिसिपेशन सिर्फ 40% है हमारे यहाँ, आप ये सोचिए। और मैं बताऊँ, अर्बन फीमेल पार्टिसिपेशन रेट एस्टिमेटेड है 6% से भी कम। जो रेट्स हैं वो अमंग्स वर्ल्ड्स लोएस्ट हैं, पूरी दुनिया की सबसे कम में से एक है। और जो ये हाइलाइट करता है कि कितना हमारा जो वैल्यू है, जो लोगों की वैल्यू है वो वेस्ट हो रही है। बहुत ही वैल्यूएबल लोग हैं ये, अगर इनको स्किल्स दिए जाएँ, लेकिन इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोग्रेस जो है ये सेलिब्रेट कर सकता है एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी एज़ वेल एज़ कैपेसिटी, कि ये ग्लोबल प्लेयर बन पाएँ। तो 18th सेंचुरी में जब इंडिया वाज़ रूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड सिख डायनेस्टीज़, जो इनका शेयर था वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमी में, ये था 23% एंड 2023 में अब ये रह गया है 7.93%। तो दैट वाज़ मच बेटर देन 2% दैट एक्जिस्टिंग जो ब्रिटिश रूल 1947 में छोड़ के गए थे सिर्फ 2 ही परसेंट था। अभी 7.93% है, और एक टाइम पे जब हमारे हिंदू, मुस्लिम एंड सिख डायनेस्टीज़ रूल करती थी, वी वर एट 23%। जो लेसन है वो ये है कि इंडिया की डाइवर्सिटी एक बैरियर नहीं है टू द प्रोग्रेस दैट कैन इमर्ज थ्रू ग्लोबलाइजेशन। एक नैरो नेशनलिज्म है, अगर हम ये फ़ॉलो करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा खराब हो सकता है। ये इंडिया की एबिलिटी को कहीं न कहीं ऑब्स्टिकल की तरह आ सकता है, इंडिया की एबिलिटी में टू कंट्रीब्यूट टू सोशो इकोनॉमिक फ्लोज़ दैट विल बी नेशनली एंड ग्लोबली कंपैटिबल। तो इंडिया को बहुत सोच समझ कर के चीज़ें करनी होंगी, एंड जो हमारे लोग हैं, हमें यहाँ पे इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ये सड़कें और ये डैम्स या आप ऑफ़िस बिल्डिंग्स बनाओगे, कंपनीज़ इससे नहीं आने वाली है। कंपनीज़ ये देखेंगी कि सिर्फ़ चीप लेबर है, ये भी इनफ नहीं है, क्या लेबर स्किल्ड है या नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और हम भी चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ अब थोड़े नए लोगों तक पहुँचे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।